कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ शुरुआत। मोहम्मद यूनुस का सेना को फरमान सामने आया है। सेना के जवानों को निर्देश दिए, सेना हमेशा जंग के लिए तैयार रहे। सैन्य अभ्यास के दौरान ये निर्देश दिए। चटगांव में बांग्लादेश सेना का सैन्य अभ्यास चल रहा है। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना बढ़ रही है और मोहम्मद यूनुस उसे भड़काने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं सेना जंग के लिए हमेशा तैयार रहे। तो किसके साथ जंग के लिए तैयार रहे? बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पिछले साल अगस्त के बाद पटरी से उतर चुके हैं। बांग्लादेश लगातार भारत को असहज करने वाले बयान देता रहता है। इस बीच देश के मुख्य सलाहकार इतने बौखला गए कि अपनी सेना को जंग के लिए तैयार करने के लिए कह रहे हैं। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सेना के जवानों को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। बांग्लादेश की सेना राष्ट्र के लिए गौरव और विश्वास की स्थान है। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सेना के सदस्यों को देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने बांग्लादेशी सेना के जवानों को नई तकनीक और ट्रेनिंग में कुशल होने की सलाह भी दी। आखिर उकसा किसे रहे हैं मोहम्मद यूनुस? आखिर भड़का किसे रहे हैं मोहम्मद यूनुस? इशारा बड़ा साफ है, भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलना मोहम्मद यूनुस की फितरत बन गई है। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विदेश मामलों के जानकार के तौर पर अरविंद भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ इस चर्चा में। नई चीज़ है और मैं फिर आपसे, क्योंकि आपसे मैं लगातार समझता रहता हूं भारत बांग्लादेश के रिलेशंस को लेकर, और आप पिछले कई दिनों से इस बात को कह रहे थे कि ये सब सतही हैं, ये होने वाला नहीं है, लॉन्ग रन में ये चीज़ें सब सेटल हो जाएंगी। लेकिन अब जब मोहम्मद यूनुस ट्रेनिंग के दौरान अपने सैनिकों की ये कहते हैं कि उन्हें जंग के लिए तैयार रहना है, तो जंग के लिए किससे तैयार रहना है? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश साहब। और आप देखिए, बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश को फायदा इसी में है कि वह चीन और भारत को उलझाए रखे। हालांकि दोनों ही ताकतवर जो स्टेट्स हैं उसके दोनों तरफ हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अपने फायदे को देखना है। और क्योंकि अपना फायदा देखना है तो वह भारत को भी ये संदेश देगा कि वह उससे दूर छिटक जाएगा, चीन को भी यह संदेश देगा कि वह उससे दूर छिटक जाएगा। बांग्लादेश की हालत उस जीभ से करिए जो 32 दांतों के बीच में है। तो जीभ का फायदा इसी में है कि वह ऊपर वाले दांतों को भी खुश रखें और नीचे वाले दांतों को भी खुश रखें। तो वह जो चाइना को अपना डेवलपमेंट पार्टनर मानता है, जैसे कि उसके आर्मी चीफ ने अभी थोड़े दिनों पहले कहा था, और भारत को वो कहता है कि हमारे इस अस्तित्व के लिए भारत का होना जरूरी है। तो यही सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि केवल ये बयानबाजी से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और अगर उसको हम वास्तविकता भी समझे, तब भी मुझे उसमें कोई खास रियलिटी नजर नहीं आती है, क्योंकि अगर बांग्लादेश किसी भी हालत में भारत से दूर होता है तो उसका नुकसान है। भारत पे वो पूरी तरीके से निर्भर है, उसका खासकर जो फूड सिक्योरिटी है वो भारत पे डिपेंडेंट है, उसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भारत पे डिपेंडेंट है। और क्योंकि वह चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, तो ऐसे में उसके पास कोई बहुत अधिक संभावनाएं है नहीं कुछ ज्यादा हिलने डुलने की। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जहां तक भारत का प्रश्न है, मुझे लगता है कि भारत को संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो फिर हमारे लिए वह बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जो विश्व की तमाम शक्तियां हैं वो भारत को उलझाए रखना चाहती है। और अगर भारत उलझता है तो जो उसका जो सपना है डेवलपमेंट का, वह थोड़ा सा धीमा पड़ सकता है। तो मुझे तो राजीव साहब बुद्धिमानी इसी में लग रही है कि अभी थोड़ा सा इंतजार किया जाए चीजों को सेटल डाउन होने के लिए। बांग्लादेश कभी भी भारत से दूर जा ही नहीं सकता है, उसकी भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति कुछ ऐसी ही है। ठीक है जी। अरविंद जी, आपने कहा कि भारत को ये सारी कोशिश करनी होगी इन संबंधों को पटरी पर लाने के लिए,
मैं आम आदमी होने के नाते, आम इंसान होने के नाते ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जिस सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए बांग्लादेश ने ही सारी कोशिश की है अगस्त के बाद से, उस सिचुएशन को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी भारत की कैसे बनती है और भारत को क्यों ये सब करना चाहिए, जब एक के बाद एक कई सारे बयान और एक्टिविटी यही बता रहे हैं कि वो जीभ जो है वो ऊपर के दांतों को ज़्यादा अलग ट्रीटमेंट दे रही है और नीचे के दांतों को अलग ट्रीटमेंट दे रही है। खैर, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका सवाल मैं उनको टॉस कर देता हूं। यूके देवनाथ सर, बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों के जरिए मैं भी समझता हूं, मेरे दर्शक भी समझते हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से, लेकिन जो बांग्लादेश भारत के बीच अभी रिलेशंस हैं, अरविंद सिंह तेजावत जी कह रहे थे भारत को कोशिश करनी पड़ेगी कि इन संबंधों को पटरी पर लाया जाए। बिगाड़ने का काम लगातार मोहम्मद यूनुस करते रहे हैं, बिगाड़ने का काम उनके सलाहकार करते रहे हैं जो गलत मैप शो कर देते हैं, बिगाड़ने का काम उनके जनरल वकारो जमा पहले कर चुके हैं और अब उनके बयान बदले हैं वकारो जमा के। भारत के ऊपर कितना जिम्मेदारी आयद होती है? क्या वर्तमान में जो हालात है उसका जिम्मेदार भारत है? देखिए, भारत जो है एक बहुत ही परिपक्व डेमोक्रेसी है। और अच्छी बात है कि हमारी लीडरशिप इस वक्त ऐसे जिम्मेवार व्यक्तियों के हाथ में है जो कि दुनिया में सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। इन सबको में हमारे पड़ोसी देश तो डेफिनेटली शामिल हैं। कुछ चीजें हम हिस्ट्री से भी सीख सकते हैं। हम में से जिन्होंने पॉलिटिकल शास्त्र का अध्ययन किया है, मैं फौज में था तो मैंडेटरी सब्जेक्ट था। हिस्ट्री से हम रिसेंट हिस्ट्री है, एक 10 साल पहले की हिस्ट्री है जब भारत ने शायद थोड़ा जोश में आके नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया था। और नेपाल में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, नेपाल में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, खासतौर से नेपाल के जो भारत सपोर्टिंग एलिमेंट है, वो अब तक इसको भूले नहीं है कि भारत ने नेपाल का बॉर्डर बंद कर दिया था, सील कर दिया था। अभी 1 साल पहले की बात है, मालदीव्स के साथ क्या हुआ। मालदीव्स जो है शायद इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उनको थोड़ा वोट चाहिए थे तो उन्होंने भारत विरोधी बयान दे दिए। लेकिन आज देखिए, भारत और मालदीव्स के रिलेशन फिर से प्राय नियर नॉर्मल हो चुके हैं। भारत और मालदीव्स ऑलमोस्ट मित्रता की कगार पर हैं। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति मोइजू भारत आए थे और बड़ा ही एक मधुर मीठा अनुभव लेकर वापस गए हैं। तो इन चीजों से हम जानते हैं कि बांग्लादेश में क्या करना है। बांग्लादेश में देखिए जो विरोधी स्वर आ रहे हैं, अगर आप देखें इनकी ज्यादातर जो ऑर्केस्ट्रेशन हुई है, यानी इनको जो बनाया गया है बांग्लादेश में, इन कटुता की भाव को जो लोग दे रहे हैं भावना, उनकी बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में ज्यादा पकड़ है नहीं। ये उपद्रवी एलिमेंट्स हैं। शायद डेमोक्रेटिक तरीके से जब इलेक्शन होंगे तो ये सब दरकिरार हो जाएंगे, साइडलाइन हो जाएंगे। तो भारत सरकार और खासतौर से भारत में जो सोशल मीडिया है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको ये लगे कि भारत शायद तैयारी कर रहा है उनको टाइट करने की। जी, भारत उन्हें टाइट करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यूके देवनाथ सर, मेरे साथ इस वक्त कर्नल रिटायर्ड वीके शाही भी जुड़ गए हैं, 1971 युद्ध के योद्धा। मैं उनसे सवाल लेता हूं पहले, फिर आपके पास फिर वापस लौटूंगा। बहुत स्वागत है कर्नल साहब, जय हिंद। आप हमारे साथ जुड़े, हमारा गौरव है कि हम एक ऐसे योद्धा से मिल रहे हैं जिन्होंने 1971 के वॉर में हिस्सा लिया था। वो सैम मानेकशॉ का दौर और वो जनरल जैकब का दौर, जब भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को एक नया नाम दे दिया था। वो बांग्लादेश और आज का बांग्लादेश, कितना बड़ा परिवर्तन आप देखते हैं। और आपने तब बांग्लादेश को बनाने के पहले क्या देखा था, क्या जाना था, क्या सहा था और क्या जानकारियां थी तब के बांग्लादेश को जो आपको फर्स्ट हैंड मिल रही थी? राजीव जी, समय बदलता है, इतिहास भी बदलता है और 50 वर्ष हो गए, बहुत कुछ उसमें बदला है। बांग्लादेश भी बदला है। एक वो बांग्लादेश था जिसको ये कहना गलत नहीं हुआ होगा, हमने ईस्ट पाकिस्तान एक पड़ोसी को बदलकर बांग्लादेश को जन्म लेने में सहायता की थी। वो बांग्लादेश जो
अपनी वजूद में आने के लिए भी हमारे ऊपर बहुत हद तक निर्भर था। उनकी मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, उनको पैरों पर खड़ा होना सिखाया और तब तक उनको सहारा देते रहे जब तक कि उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं बन गई शेख मुजीबुर रहमान के हुकूमत में। उसके बाद बड़े फेरबदल उनके अपने देश में बांग्लादेश में आए। सरकारें बदली, सरकारें टूटी। मुजीबुर रहमान जिनको के पहले पूजा जाता था, आज उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। ये सब उनके इंटरनल मामले हैं, बदली होते रहे हैं, बदली होते रहेंगे। मेरे अभी एक दोस्त वक्ता फौजी भाई बड़े आराम से उन्होंने जिक्र किया, मालदीव का जिक्र किया, नेपाल का जिक्र किया। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, एक परिवर्तन हमारे देश में भी हो रहा है जिसको हमें नकारना नहीं चाहिए। और वो परिवर्तन है, एक वक्त था हमें लोग बनाना स्टेट कहने लगे थे। बॉर्डर से वो हमारे फौजियों का सर काट लेते थे, हम विरोध प्रकट करते रहते थे। वो गोली गोलों से खेलते थे, हम क्रिकेट का मैदान में बॉल से खेलना चाहते थे। तब में और आज के भारत में भी बहुत अंतर आए हैं और जिसका शायद कुछ हद तक परिणाम है ये सब जो डीप स्टेट का उथल पुथल हो रहा है। आज हम अमेरिका को आंख में आंख डालकर कह सके कि हमें ऑयल चाहिए, सस्ता मिलता है, रशिया से लेंगे, प्रोसेस करेंगे और यूरोप में बेचेंगे, वो हमें रोक नहीं पाए। आज वो वक्त आ गया है जब उन्होंने कहा कि आप अनाज एक्सपोर्ट करिए और हमने कहा नहीं, हम 80 करोड़ लोगों को अनाज देश में मुफ्त में देंगे पर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। वो चाहते थे कि हम रशिया से संबंध बिगाड़ लें, रशिया का विरोध करें। हमने उन बातों को नहीं माना। ये वही अमेरिका है जिसने 7th फ्लीट की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं। 7th फ्लीट रशियन सबमरीन दिख गई थी और इसलिए वो रुक गया था। हमारे साथ आकर खड़ा हो।